बहुत स्वागत कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। मैं हूं सौरभ। हमारे साथ चारों मेहमान हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, विनोद अग्निहोत्री जी और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। बिहार के चुनाव की बात कर रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर कर्नाटक से आ रही है। कर्नाटक में कांग्रेस नेता के घर ईडी की रेड हुई और इस रेड में 12 करोड़ रुपया कैश बरामद हुआ है। कांग्रेस नेता के घर से 6 करोड़ की ज्वेलरी भी बरामद हुई है। देश भर में 31 ठिकानों पर ईडी की रेड इस वक्त चल रही है। केसी वीरेंद्र ये नाम है इन कांग्रेस लीडर का और इनके घर से ईडी को 12 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ है। तो ईडी की बड़ी कार्रवाई इस वक्त चल रही है। वैसे देश भर में यह कार्रवाई चल रही है और कांग्रेस के एमएलए हैं ये अब और जानकारी है। केसी वीरेंद्र कांग्रेस के एमएलए हैं, इनके ऊपर ये रेड हुई और वो जो सीजर हुआ है वो भी दिख रहा है आपको। नोटों के मंडल भी इसमें दिखाई दे रहे होंगे। कर्नाटका में वैसे कहते हैं, मैंने नहीं देखा, मतलब ये एक उदाहरण दे रहा हूं, कैश का बड़ा चलन है और पॉलिटिक्स बड़ी कैश हैवी हो गई है कर्नाटक की, खास तौर पर। गोवा में कैसीनो इनका, गोवा में इनका कसीनो है, कैसीनो है इनका, नेताजी का। हाँ, इन्हीं नेता का। कैश आता होगा। नहीं, कर्नाटक का समीर जी बता सकते हैं कितना पैसा होता है 12 करोड़ रुपए? कैसे, हम तो एक आइडिया भी नहीं है कि कैसे बता सकते हैं क्या है सर आपको महाराष्ट्र लेकिन में कर्नाटक का ये विवाद होगा ना, एमएलए कांग्रेस का एमएलए है। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि एमएलए है ये तो आप कह रहे हैं कांग्रेस का एमएलए है। मैं कह रहा हूँ ये तो कांग्रेस का एमएलए है, एमपी मंत्री, मिनिस्टर नहीं है। अच्छा नहीं, उसके आगे की बात है। कर्नाटक वहाँ कितने पैसे हैं, मतलब सब जगह हैं, नेता लोगों के पास सब जगह वैसे भी हैं। लेकिन चुनाव शुरू होने के पहले अगर आपको याद हो तो भाजपा विधायक के घर से, ऑफिस से 8 करोड़ रुपया पकड़ाया था, उसका बेटा गिरफ्तार हुआ था। मतलब ये सिर्फ मैं याद दिला रहा हूं कि भाजपा के विधायकों के यहाँ के भी छापा पड़ता है और 8 करोड़ रुपया पकड़ाता है, बेटा जेल भी जाता है। उसी कर्नाटक। अनिल अंबानी क्या भी रेड हुई आज, तो ये भी खबर है ना सर। ईडी की रेड है, ईडी की सीबीआई की रेड पड़ी है। ईडी की रेड हो चुकी है। ईडी ने दिल्ली में बुलाया था पूछताछ के लिए, 8 घंटे पूछताछ हुई थी। फिर उनको इस महीने के आखिरी में ईडी के सामने पेश होना है और लगातार अनिल अंबानी भी परेशानी के अंदर चल रहे हैं। आज सीबीआई ने उनका रेड किया, उनके सारे प्रीमाइसेस को, कई डॉक्यूमेंट सब लैपटॉप सब जब्त किया गया है। अच्छा, तो तमाम तरह के जो लोन लिए और लोन के फर्जी पेपर शक्ल देख लें पहले आप। ये जिनके घर पर रेड हुई है और सामान जो मिला है वो भी दिखाई दे रहा है। चित्रदुर्गा से एमएलए है ये, चित्रदुर्गा से एमएलए है। और कैसीनो भी चलाते हैं और कहते हैं कि गेमिंग जो अभी सरकार ने बैन किया है उसमें इनकी बड़ी भूमिका रही है। कई लाइसेंस होगा इनका, कैसीनो का तो लाइसेंस है, लेकिन जो अभी बैटिंग ऐप्स जितने थे उसमें भी इनकी बड़ी भूमिका रही है। कहा यह भी जा रहा है कि जो दुबई में जो मामला हुआ था, जो छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जो बेटे हैं, महादेव बैटिंग, तो भूपेश बघेल के बेटे के साथ इनका बिजनेस इंटरेस्ट रहा है दुबई के किसी बैटिंग ऐप में, यह भी एक कहा जा रहा है। अतुल भाटिया हमारे सहयोगी जुड़े हैं, इस पर आपको और जानकारी वो देंगे। जी अतुल, बताइए क्या मामला है इनका। अतुल, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल सौरभ, देखिए जिस तरीके से कल से लगातार ईडी पूरे मामले के अंदर रेड कर रही थी, कई फिर हो चुकी ऑनलाइन बैटिंग, ऑफलाइन पूरा मामला। अतुल, आपकी आवाज साफ नहीं है, कनेक्शन में प्रॉब्लम है। लेकिन ये रेड जो है, मैं आपको फिर बता दूं, कर्नाटका में कांग्रेस के एमएलए के घर पर रेड हुई है। 6 करोड़ की ज्वेलरी और 12 करोड़ रुपए कैश, ये यहां से ईडी को इनके घर से बरामद हुआ है। तो बड़ी कार्रवाई ईडी की तरफ से हुई है। ये कसीनो चलाते हैं, चित्रदुर्गा से एमएलए है, अभी जानकारी दे रहे थे समीर जी, गोवा में। अब कई ऐसे तो हमने वो भी देखा है कि लोकसभा चुनाव से पहले वो ओडिशा के एक शराब व्यापारी थे कांग्रेस के एमपी, झारखंड के धीरज साहू। हाँ, उनका शराब का कारोबार था। लेकिन वहां तो 400-500 करोड़ रुपए, शायद 300 करोड़ फिर हुआ कुछ नहीं। नहीं हुआ, टैक्स काट लो, टैक्स काट के पैसा वापस उनका। और जो इत्र व्यापारी कन्नौज के जो कानपुर में पड़ा था, जैन किया 200 करोड़ 250 करोड़ मिला था, वो दोनों मामलों में ऐसा हुआ कि फिर वो टैक्स काट करके बाकी वो उसमें बाद में क्लियर हुआ था किसकी तरफ थे वो कन्नौज के इत्र व्यापारी, उनकी मैच किसकी तरफ से थी? नहीं, व्यापारी का तो मिला ही था, किसका था? अब किसका था ये नहीं सर, लेकिन वो टैक्स काट करके वो पैसा। ये लोग सर समझना चाह रहे होंगे आपसे, ये घर में, ये घरों में अलमारियों के अंदर 300-400 400 करोड़ रुपया कैश रखना, ये क्राइम नहीं है क्या? क्राइम है। नहीं, इनके ऊपर क्योंकि एक्शन तो हुआ नहीं, आपने का टैक्स काट के इनको नहीं, उसमें छोड़ दिया गया। दो चीजें, बिजनेसमैन का जो है कि एक बिजनेस होता है। सर माफ कीजिएगा, एक बार मैं अतुल से पूछ लेता हूं पूरा मामला। हाँ अतुल, आप बताएं।
देखिए बिल्कुल जिस तरीके से कल से लगातार ईडी पूरे मामले के अंदर रेड कर रही थी और गोवा, दिल्ली, मुंबई कई जगहों ठिकानों पर रेड हुई थी, और कल ही हमें ईडी के जो टॉप सोर्स थे उन्होंने कहा था कि उनको इस बात का अंदाजा है कि भारी संख्या में कैश और कई ऐसी आपत्तिजनक चीजें वहां पर मौजूद है, लेकिन क्योंकि उनको काउंट करना था, काउंटिंग में समय लगता है, यही कारण है कि ईडी ने अब ऑफिशियली इस बारे में पूरी जानकारी दी है। बताया तो यहां तक जा रहा है सौरभ कि इसमें से कुछ जो पैसा है वो जो बिहार चुनाव है उसमें भी इस्तेमाल किया जाना था, ऐसी जानकारी भी ईडी के टॉप सोर्सेज दे रहे हैं। तो अभी इस पूरे मामले के अंदर लंबी पूछताछ होनी है, कई और क्योंकि कई ऐसे दस्तावेज ईडी ने बरामद की है जिसमें जो है कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए हैं, और जो कैसीनो की बात लगातार हम कह रहे थे कि कई कैसीनो जो चल रहे थे ऑफलाइन और ऑनलाइन, जो पूरी गेमिंग जो थी उसके अंदर भी ईडी ने पूरी इन्वेस्टिगेशन की है। तो अभी ये डाटा निकल कर आया, करोड़ों रुपए इसके अंदर मिला है, आप देख सकते हैं गाड़ियों का काफिला पूरा वो बरामद हुआ है, कई ऐसे जो डॉक्यूमेंट्स है वो ईडी ने रिकवर किए। तो अभी इन्वेस्टिगेशन आगे चलेगी, क्या क्या चीजें निकल कर और सामने आती है अभी ये देखना होगा सौरभ। अतुल, फिलहाल शुक्रिया आपका। अब अतुल ने जैसे बताया कि उनके ईडी सोर्सेज ये कह रहे हैं कि ये कैश बिहार चुनाव के अंदर इस्तेमाल होना था। अब चुनावों में कैश इस्तेमाल होता है ये सब जानते हैं, और जहां जिसकी सत्ता होती है वहीं से पैसा आ सकता है ये भी सब जानते हैं, तो इसमें कोई अनहोनी बात नहीं है, लेकिन है ये कोई लीगल काम भी नहीं है। और ये आरोप तो हमने, मुझे याद आ रहा है, ये छत्तीसगढ़ में भी सुने थे कि भूपेश बघेल को 500 करोड़ रुपया मिलना था छत्तीसगढ़ और चुनाव के लिए, राजस्थान चुनाव के लिए भेजा गया पैसा, उससे में भी बहुत लेकिन ये आरोप कभी प्रूव नहीं होते। नहीं, जज उसमें अरेस्ट हुआ है, उनको बेटा अरेस्ट हुए, अभी कार्रवाई चल रही है, अभी क्लीन चिट नहीं मिली है और तमाम तरह के डॉक्यूमेंट्स हुए, और जो दुबई से जिसने पैसा ट्रांसफर किया था उसे गिरफ्तार करके भारत लाया भी गया है। सर, तो जब ये बताया जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि 500 करोड़ रुपया भूपेश बघेल को मिलना था चुनाव के लिए, तो भूपेश बघेल पे तो कोई कार्रवाई हुई नहीं, इसका मतलब आपके पास उनके बेटे अरेस्ट हो गए, भूपेश बघेल के बेटे को अरेस्ट कर लिया इसी मामले में और जांच चल रही है। और जो व्यक्ति था वो उसको दुबई से गिरफ्तार कर भारत लाया गया, तो मुझे लगता है टाइम लगेगा लेकिन सच्चाई आएगी। लेकिन ये बात भी सही कि इस तरीके से जो पैसा इकट्ठा घर में रखा जाता है वो किसी चुनाव के लिए या मैं इनको बता दूं, दर्शन कर लीजिए सर, 12 करोड़ रुपया कैसा दिखता है, ये दिख रहा है इसमें ना, आप ऐसे मत दिखाइए, बरामद हो चुका है, तो 12 करोड़ तो सामने बिल्कुल पीनट लगता है। 400 करोड़ सामने। हाँ, हम लोगों सब ने, सर हम तो अपनी हैसियत के साथ, नहीं हमारी हैसियत नहीं, हम लोगों ने सब ने टीवी देख लिया, कोई हमको दिखा नहीं, लेकिन मैं चमत्कृत नहीं कर सकता। एक चीज इनके बारे में नहीं जानता, इनका पैसा आए वैध है अवैध है क्या, लेकिन ऐसा दो तरह के बिजनेस होते हैं। एक जो झारखंड वाला मसला था, कैश का बिजनेस होता है, तो अगर वो कैश रखा है और आपने प्रूव कर दिया कि ये आपके बिजनेस का हिस्सा है और आप इसको जमा करने जा रहे थे, बीच में छापा पड़ गया और फिर आप टैक्स काट, वो तो होता है। दूसरा ये अगर ये साबित ही नहीं कर पाएंगे कि कोई पैसा बिजनेस का है तो निश्चित रूप से भी क्राइम होगा। इसमें नियम ये है कि अगर कैश का भी कारोबार है आपका तो प्रतिदिन का आप हिसाब करके बैंक में जमा करना होता है, पर डे जमा करेंगे, पर डे जमा करेंगे। लेकिन उसका पेनल्टी से आप टैक्स से जमा कर सकते हैं, पेनल्टी टैक्स जमा कर सकते हैं, बाद में जमा कर सकते हैं, पेनल्टी पड़ती है, इनकम टैक्स का मसला आता है। ऐसे रखते हैं अलमारी में नोट, देख लीजिए सर, हो तो सही, मेरे पास ना अलमारी है ना नोट नहीं, हमारे पास अलमारी है सर, नोट नहीं। देखिए अलमारियों के अंदर नोट कैसे ठूसे हुए हैं, बल्कि ठूसे हुए गलत शब्द करीने से लगाए रखे हुए हैं, देखिए कैसे सेट किए हुए हैं। अच्छा, कई बार मैं वो सर ओटीटी पर कोई ऐसे सीरीज देखते हैं, पॉलिटिकल सीरीज चलती है, तो उसमें बड़े नोट दिखाई देते हैं, तो कई बार लगता है कि ऐसा होता है या केवल सीरीज वाले दिखाते हैं? ये देखिए ऐसा होता है, इंस्पायर यहाँ से होते हैं। एक दिलचस्प वाकया बताता हूँ, जब शरद यादव जी पर हवाला का आरोप लगा 5 लाख रुपए का, तो उन्होंने मालूम क्या कहा, उन्होंने स्वीकार कर लिया, बोले हाँ उसमें 5 लाख रुपए बड़ी रकम मानी जाती थी, तो 96-97 की बात है, उन्होंने स्वीकार कर लिया, बोले हाँ मैंने लिए, और तर्क क्या दिया, बोले अगर हरिद्वार में और ऋषिकेश में जो बाबा लोग चिलम पी रहे हैं उन पर रेट डालोगे तो गांजा और चरस तो मिलेगा ही, तो उनको क्या नारकोटिक्स पे जेल में डाल दोगे? बोले हम लोग राजनीति के वो बाबा है कि पैसा। आप सोचिए इस राजनीति में जब वो 2 करोड़ या 1 करोड़ रुपए सुखराम जी के बैड में मिले थे गाजियाबाद के 3 करोड़ रुपए, तो कितना हंगामा हुआ था, लग रहा था कि पॉलिटिक्स में कितना करप्शन होता है। लेकिन 300 करोड़ रुपए का तो सुनिए, उस समय 3 करोड़ आज के 300 करोड़ जैसे थे, और आप याद करिए नरसिम्हा राव पर 1 करोड़ की रिश्वत का आरोप लगा था हर्षद मेहता का। ठीक है, चलिए सर, बात चूंकि चुनाव से जुड़ी हुई है, ये भी कि ये कैश बिहार में इस्तेमाल होना था, तो मैं आपको इतना अब थोड़ा जल्दी सर खबरें कवर करते हैं। बिहार के इस वोट अधिकार यात्रा में राहुल गांधी की आने वाले दिनों में स्टालिन, रेवंत रेड्डी, हेमंत सोरेन, सिद्धारमैया, अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी, इनके आने का कार्यक्रम जारी हो चुका है। तो ये सब लोग जो हैं इस यात्रा के साथ जुड़ेंगे। अब ये जो मोमेंट बनाने की कोशिश है ये पहले भी हुई है। आप मुंबई की रैली याद कीजिए, पूरा महागठबंधन एक साथ एक मंच पर दिखाई दिया था। दिल्ली में याद कीजिए, केजरीवाल जी जब जेल गए थे उस वक्त भी सारा महागठबंधन एक साथ आया था। अब बिहार ये दिख चुका है कि कोई दूसरी बंगाल की पार्टी आपको बिहार में या उत्तर प्रदेश में मदद नहीं कर सकती, लेकिन फिर ये विपक्षी एकजुटता जो है, इससे मैसेज क्या है विजय जी?
नहीं, कोशिश है कि भाई विपक्षी एकता से वोट भी थोड़ा बहुत जुड़ता है और एक माहौल पूरा बनता है, और फिर सबको जरूरत पड़ेगी ना, अभी यहाँ खत्म होगा तो एकजुटता बंगाल में भी दिखानी पड़ेगी, वहाँ होगी कि नहीं होगी ये पता नहीं, क्योंकि वहाँ तो थोड़े से कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन एक माहौल बनाने के लिए काम आता है कि भाई ठीक है सारे विपक्षी दल एक साथ हो रहे हैं, माहौल बनाया, बीजेपी ये के तस्वीर खिलाफ। आप देख रहे हैं सर, ये भी देख लीजिए। तो एक तरफ नीतीश प्रधानमंत्री के पास, हम कल भी बात कर रहे थे, उन्होंने जो रैलियों में बात कही है, करप्शन के खिलाफ प्रहार, घुसपैठियों पर वार, और नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी का कमाल, ये एनडीए के पास है। दूसरी तरफ वोट चोरी, 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार के खिलाफ, एसआईआर में वोट काट रहे हैं। तो ये आप दोनों खेमों के पास जो हथियार हैं वो आप देख सकते हैं। लेकिन इस तस्वीर की बहुत चर्चा है कल से कि इससे बड़ा एंडोर्समेंट नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार का क्या कर सकते थे, और साथ में ये बीजेपी की मजबूरी भी दिखाता है। नहीं, मुझे लगता है निश्चित रूप से जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने कल करप्शन के ऊपर और घुसपैठियों पे बोला है, तो बता दिया है कि भाई बिहार का चुनाव मैदान वो किस तरीके से पिच को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। और नीतीश कुमार फिलहाल जरूर भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस बात को जानते हैं कि अब नीतीश कुमार वो नहीं है कि जो पहले नीतीश कुमार हुआ करते थे ब्रांड बिहार के अंदर। अब भारतीय जनता पार्टी को फ्रंट फुट पे खेलना होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे आकर पूरी बिहार की राजनीति को अपने कंधों पर लेना हाथ पकड़ के चलते प्रधानमंत्री नहीं, लेकिन गठबंधन में है, लेकिन तो जाना पड़ेगा। आज भी 10 से 12% का जो भी वोट बैंक बचा रहेगा उनके पास उनको मिलेगा, लेकिन वो ताकत नीतीश कुमार की नहीं है जो 2015 में 2005 में थी, 2010 में थी, 2015 में वो छोड़ के चले गए थे, 2020 में रही थी। आज नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में बहुत कमजोर है, और मोदी जानते हैं कि अगर बिहार में चुनाव जीतना है तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपने कंधों पर चुनाव पर लिया था, बिहार का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी को अपने कंधों पर लेना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इसी कारण देखिए समय पहले से बिहार के अंदर लगातार वो रैलियां कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार गए, 7 रैली वो कर चुके बिहार के अंदर। अब ये बताइए किसके कंधे में ज्यादा बोझ है, मोदी जी के या नीतीश कुमार जी के? नहीं होगा भी तो नीतीश जी को ध्यान में नहीं होगा, नीतीश जी बोझे का ध्यान नहीं रखते हैं, तो कंधा तो मोदी जी को ही मजबूत करना पड़ेगा, और वो कंधा मजबूत है। कल हम लोग बात कर रहे थे तो मैं देख रहा था, मैं उसको निकाला था मैंने, लेकिन कल रह गया था। सिर्फ 2025 में बिहार के लिए जितनी योजनाओं का उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी ने, अगर सिर्फ उसकी लिस्ट निकालें तो पूरे बिहार में, मतलब आपको इवनली स्प्रेडेड दिखेगा कि आपको कोई न कोई बड़ी विकास की परियोजना जिस पे नरेंद्र मोदी का नाम लिखा है वो वहां पहुंच गया है। हर क्षेत्र की जो सबसे बड़ी मांग थी उस मांग को पूरा करने की कोशिश दिखती है। एक पुल आपको नजर आता है, लेकिन ऐसे 3 बड़े पुल बने जो बिहार के लिए बड़ी समस्या थे। बार बार लोग कहते हैं कि इधर से उधर, अच्छा वहां तो बड़ा वो आता है ना, देख के लगता है ये कैसे होता होगा कि वो लंबा सा बांस का बनता है नाव जैसा, और उस पे स्कॉर्पियो वगैरह चढ़ा के दूसरी तरफ ले जाना पड़ता है। जितने वहां पुल बन रहे हैं, जितने गिरे उससे ज्यादा बन गए? नहीं, जितने गिरे उससे ज्यादा नहीं बने, लेकिन जितने गिरे उससे महत्वपूर्ण बने, क्योंकि जो गिरे वो तो 500, 700, 200 मीटर वाले थे। ये बहुत बड़े बड़े पुल थे जो बिहार को एक दूसरे से जोड़ते हैं, और जो गिरे उनकी भी जांच होनी चाहिए। उस पर हम लोग लंबी चर्चा कर चुके हैं कि वो अलग अलग समय में वो पुराने पुल नए पुल मिलाकर गिरे, लेकिन जो विकास के काम हुए हैं वो सचमुच दिखाते हैं कि नरेंद्र मोदी इस बार बहुत सतर्क हैं। और आप देखिए जब उनका कार्यक्रम भी लगता है तो किसी एक क्षेत्र को वो तय करके लगाया जाता है। एंटी इनकम्बेंसी है या नहीं नीतीश कुमार के खिलाफ? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी नहीं हो ऐसा नहीं होता है, लेकिन देश अब प्रो इनकम्बेंसी पर चलने लगा है। एंटी किसी चीज का बिहार प्रो इनकम्बेंसी पे, बिहार अरे 20 साल से सरकार है अब इस चुनाव में। हाँ, प्रो इनकम्बेंसी भाई, देश प्रो इनकम्बेंसी पर है। मतलब आप समझिए, अगर अरविंद केजरीवाल ने बेईमानी ने की होती तो वो मुख्यमंत्री होते। ममता बनर्जी लगातार मुख्यमंत्री हैं, हेमंत सोरेन लगातार मुख्यमंत्री हैं, गुजरात में लगातार सरकार है। आप इसको समझिए ना। अरे पूरे दिन का सिलेबस जो है वो चाहते हैं कि मैं 10 मिनट में कर लूं। कह रहे हैं देश में प्रो इनकम्बेंसी है, बिहार में चलिए प्रो इनकम्बेंसी। एक राज्य की बात कर लेते हैं। जहां खड़े हैं आप, जिस उत्तर प्रदेश में खड़े हैं, यहाँ प्रो इनकम्बेंसी नहीं है, प्रो इनकम्बेंसी है। ये तो कब 27 में पता लगेगा? 22 में तो देख चुके हैं ना, अब 27 का आने दीजिए। और मध्य प्रदेश आपको प्रो इनकम्बेंसी नहीं दिख रहा है, तमिलनाडु आपको प्रो इनकम्बेंसी नहीं दिख रहा है, केरल आपको प्रो इनकम्बेंसी नहीं दिख रहा है। राज्यों का नाम आप लेते चलिए, देश प्रो एंटी देश के जो डिक्शनरी ना उससे आउट हो गया है। ये अब जो जहां आ गया वो रहेगा, ये मतलब रहेगा नहीं है। अगर गड़बड़ करेगा तो आउट होगा, अगर बेईमानी करेगा जेल जाएगा, वो इस्तीफा नहीं देगा तो अरविंद जी की तरह आउट किया। चलिए फिर बंगाल की बात कर लेते हैं। बंगाल में बात करते हैं प्रो इनकम्बेंसी है कि पहला वाला आपका सवाल समझ नहीं है, आप क्या कह रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी के कंधे पर बोझ है नीतीश कुमार जी, ये सवाल था आपका? नहीं, मुझे सवाल ठीक से समझ नहीं आया था, इसलिए नहीं, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को अपने कंधों पर लेकर चुनाव लड़ना पड़ेगा, चलना पड़ेगा चुनाव। एक वो आता था ना, वो पता नहीं अब उस तरह सवाल आते हैं कि शब्द नीचे लिखे रहते थे, उससे वाक्य बनाना होता था। देखिए, मजबूरी तो है नीतीश कुमार, इसलिए मजबूरी है
कि बिना ये प्रधानमंत्री जी को भी मालूम है, बीजेपी को भी मालूम है, नीतीश कुमार को इसलिए संभाल के रखना है। 2015 में बीजेपी और प्रधानमंत्री जी अपने चेहरे पर चुनाव लड़के देख चुके हैं, जब लालू नीतीश एक साथ हुए और 53 पे बीजेपी रणनीति है, मजबूरी नहीं मजबूरी है वो, इसीलिए हमको जाने नहीं दे रहे हैं। राहुल गांधी तेजस्वी की मजबूरी है? नहीं मजबूरी है उनकी भी, गठबंधन उसको आप रणनीति कह दीजिए, उसको आप रणनीति कह दीजिए, मजबूरी होती है यार। क्योंकि एक तस्वीर विजय जी को याद होगी लुधियाना वाली, जब ऐसे ही हाथ उठा रहे थे मोदी जी नीतीश जी का पकड़ के और नीतीश जी झटक रहे थे, तो वो भी याद है। तो ये मजबूरी है क्योंकि 2 चुनाव 2015 का चुनाव देख चुके, फिर अब नीतीश उसी एजेंडे पर आगे क्यों झटकेंगे? प्रेम हो गया, अब क्यों झटकेंगे? विवाद हो जाएगा। नीतीश जी का मन है, उनका मन है तो यहाँ है आज, मन होगा तो वहां चले जाएंगे। नीतीश जी का मन बदल चुका है, इसलिए मजबूरी नहीं हो प्रेम। बंगाल की बात सर, बंगाल की बात 25 में बिहार है, 26 में बंगाल है, लेकिन बीजेपी का मिशन इतना भारी नहीं है। हम आपको बताएंगे बंगाल के साथ साथ दक्षिण में भी भारतीय जनता पार्टी का क्या प्लान चल रहा है, लेकिन बंगाल की बात पहले कर लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर कल पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे, बड़ी बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत भी उन्होंने वहां पर की। ममता बनर्जी उनके कार्यक्रम में नहीं आई कि उन्होंने कहा मैं बंगालियों का देश भर में बीजेपी शासित राज्यों के अंदर उत्पीड़न हो रहा है, इसलिए वो नहीं आई। लेकिन यहां जाकर प्रधानमंत्री ने, क्योंकि आप पिछला इलेक्शन याद कीजिए, कोई कसर बीजेपी ने नहीं छोड़ी थी, दीदी ओ दीदी सब हुआ था इस बार, और उसको ममता बनर्जी ने पर्सनल इक्वेशन पर चुनाव वो लड़ा था, पैर टूट गया था तो फ्रैक्चर में भी प्रचार कर रही थी, सब चीजें हुई थी, बीजेपी ने उसको नाटक बताया था। कल मोदी जी ने कहा, अब वो सीधा डायरेक्ट ममता जी पर सीधा कोई पर्सनल अटैक बीजेपी नहीं करती, ये दिखता है। उन्होंने कहा जब तक टीएमसी नहीं जाएगी तब तक विकास नहीं हो सकता बंगाल का, और जब तक बंगाल का विकास नहीं होगा तब तक देश पूरी तरह विकसित नहीं हो सकता। सुनिए। बंगाल में विकास कार्यों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। चुनौती ये कि बंगाल के लिए जो पैसा हम राज्य सरकार को सीधे भेजते हैं, उसका ज्यादातर हिस्सा यहां लूट लिया जाता है। बंगाल में भी जनता तक सारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए जरूरी है कि यहां पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार होनी चाहिए, कि बंगाल के लिए जो पैसा हम राज्य सरकार को सीधे भेजते हैं, उसका ज्यादातर हिस्सा यहां लूट लिया जाता है। जो पैसा भारत सरकार दिल्ली से भेजती है, वो पैसा आप लोगों पर खर्च नहीं होता, वो पैसा महिलाओं का जीवन आसान बनाने के लिए अब बात हो रही थी एंटी इनकम्बेंसी या प्रो इनकम्बेंसी की। 15 साल हो जाएंगे ममता बनर्जी को अगले वर्ष जब चुनाव होगा सत्ता में रहते हुए, और बीजेपी वहां अब मुख्य विपक्षी दल बन चुका है, कांग्रेस और लेफ्ट हाशिए पर हैं। लेकिन क्या ममता बनर्जी जो हैं वो ढलान पर दिख रही हैं आपको इस चुनाव में जाते हुए? सर अभी तो हर्ष जी ने कहा कि अब एंटी इनकम्बेंसी का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया देश में, प्रो इनकम्बेंसी पर आ गया है। अब इस पर भी फिर बहस करना चाहते हैं आप? बंगाल की बात नहीं हुई थी ना सर, देश में नहीं है बंगाल, उन्होंने राज्यों के नाम ले रहे थे तो बंगाल का नहीं लिया था। नहीं लिया है, लिया तभी तो तीसरी बार सरकार बनी ना। अब आप अभी का असेसमेंट दे दीजिए सर पहले। मुझे लगता है कि कमजोर हो रही है और वहाँ पर नाराजगी भी बढ़ रही है ममता जी को लेकर, लेकिन बीजेपी उसको कितना एनकैश कर सकती है। अब ये वाला लॉजिक भी नहीं चलेगा कि बीजेपी के पास वहाँ लीडरशिप नहीं है, क्योंकि दिल्ली में भी नहीं थी लीडरशिप, लेकिन कर लिया। अभी और प्रदेश अध्यक्ष बदला है इन्होंने, हाँ भट्टाचार्य को बदला है, लेकिन बीजेपी वहाँ पर लगातार मजबूत हो रही है। अब कितनी मजबूत होगी, कितनी बड़ी लड़ाई लड़ सकेगी। अभी वहाँ पर परेशानी क्या है कि वो जो टीएमसी से आए हुए लोग हैं, धन परिवर्तन वाले जो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में आके, वो नेता रहें, या भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं नेता नहीं है वो नेता रहें। जो नेता नहीं है वो नेता बने, पार्टी के घर के लोग हैं, या जो नेता हैं वो घर के नहीं है उनको नेता बनाए।
ये विवाद जब थोड़ा सा सुलझ जाएगा तो मुझे लगता उनका है तो भारतीय सबसे बड़ा नेता ही बाहरी है, शुभेंदु अधिकारी। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, तो बाहरी है तो अभी, लेकिन अध्यक्ष तो नहीं है ना, अध्यक्ष तो अब घर से बनाया ना, तो वो उन दोनों का विवाद थोड़ा सा सुलझ जाएगा तब ममता जी पर नंबर आप आएगा। लोग तो इतने चुनाव देखे, एक दिख जाता है, एक थ्रेशोल्ड ये क्रॉस कर लिया है इस पार्टी ने। अब जैसे वैसा मैंने नहीं आपसे किया। कहा कि ढलान पर दिख रही हैं, तो ढलान क्या- पर है। ढलान पर, लेकिन अभी क्लियरली ये नहीं कह सकते कि इस चुनाव जो है किस ओर जा रहा है। समीर जी, देखिए, ममता बनर्जी के लिए चुनौती देना फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत मुश्किल काम है बंगाल के अंदर। ये बात सही है कि ममता बनर्जी लगातार मुख्यमंत्री और ममता बनर्जी कमजोर हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो उस हिसाब से वहाँ मजबूत नहीं हुआ है। अगर आप 2022 से अगर 2025 का समय देखेंगे तो 6 विधानसभा के उपचुनाव हुए और 6 भारतीय जनता पार्टी हारी है। 2 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी अपनी जीती हुई जो सीटें थी वो उपचुनाव में हारी है। बाई इलेक्शन को छोड़ भी दिया हमने एक बार। लेकिन मुसलमानों का जो बड़ा एक वोट बैंक ममता बनर्जी के साथ एक तरफा जुड़ा हुआ है बंगाल के अंदर, वो ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट बना हुआ है। इसके अलावा फिर ममता बनर्जी जो योजनाएं चलाती है कि 1000 रुपए महिलाओं को देती है, अब उन्होंने 5000 रुपए की एक योजना शुरू कर दी है कि जो भाई प्रवासी बंगाली आएंगे उनको हम देंगे। तमाम तरह के नवरात्र के लिए पंडालों को उन्होंने जो दे दिया पैसा। स्ट्रैटेजी के तौर पर बीजेपी उसी मुद्दे पर है जिस पर वो 2022 के चुनाव में थी। नहीं, 2021 में हुआ। हाँ। 21 में नहीं, सुनिए, क्यों नहीं, 21 में 2020 में सीए हुआ, बिल्कुल सीए एनआरसी का विवाद हुआ, और उस वक्त बीजेपी के लोग ये कहते थे कि हम जब सीए में नागरिकता देंगे तो बंगाल में जितने बाहर से आए हुए लोग हैं वो सारे हमको वोट देंगे और इसके नाम पर पोलराइजेशन भी होगा। उससे बीजेपी को बढ़त तो मिली, लेकिन उतनी नहीं कि वो ममता बनर्जी को हटा दे। कल भी प्रधानमंत्री घुसपैठियों की बात कर रहे थे वहां जाके। देखिए, 3 सीटों से 77 सीटों पर जाना भारतीय जनता पार्टी का ये कोई एक बड़ा अचीवमेंट के रूप में माना जाना चाहिए कि भाई भारतीय जनता पार्टी आज विपक्ष की मुख्य पार्टी बन चुकी है और अब सरकार बनाने के लिए आगे कदम बढ़ा रही है। मुझे लग रहा है कि सुनील बंसल जब से संगठन महामंत्री बन के गए और जिस तरीके से वहां पर जमीनी स्तर पर संगठन का काम हो रहा है, संघ जिस तरीके से लगातार जमीनी स्तर पर वहां काम कर रहा है, उसके बाद यह तय है कि एक बार वहां पर जो हिंदुओं का एक बड़ा वर्ग है उन्हें लग रहा है कि अगर भाई बंगाल को दूसरा बांग्लादेश जैसा बनने से रोकना होगा, केरल जैसा बनने से रोकना होगा, तो यह समय है कि ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर करो। तो हिंदुओं के अंदर भी अब जो हिंदू की प्राइड की जो बात है, जो ममता बनर्जी अभी तक बंगला प्राइड के नाम पर वोट लेती थी, वो अब हिंदू कल प्राइड के नाम प्रधानमंत्री पर की भारतीय बातों का जनता पार्टी टीएमसी के ने पास क्या जवाब दिया सर? ये टीएमसी ने कहा है कि बीजेपी, मोदी जी ने कहा कि बंगाल का उदय होगा तो भारत का उदय होगा। क्या इसीलिए बंगाल के 1,93,000 करोड़ रुपए आपने रोके हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने? इसीलिए क्या बंगालियों को बांग्लादेशी बना करके डिटेन किया जा रहा है? और इसीलिए क्या बंगाली भाषा को बांग्लादेशी भाषा कहा जा रहा है? देखिए, ममता बनर्जी वो बंगाली प्राइड पर चले गए। क्षेत्रीय जो दल होते हैं ना, वो हमेशा अपने क्षेत्रीय प्राइड पर ही चलते हैं, और जो छत्रप होते हैं वो क्षेत्रीय प्राइड उनकी बड़ी ताकत होती है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय दल है, इसके बावजूद जब गुजरात में प्रधानमंत्री थे, मुख्यमंत्री, तो वो हमेशा गुजराती अस्मिता की बात करते थे। 6 करोड़ गुजराती, 5 करोड़ गुजराती बोलते थे, नहीं बोलते थे। तो उस वक्त कांग्रेस सरकार थी तो वो फंस जाती थी वहां जाकर के। तो वो हमेशा वही ममता बनर्जी का कार्ड है, वही स्टालिन का कार्ड है, वही जो है कार्ड की कोई एक्सपायरी भी तो होगी सर, 15 साल हो गए। एक्सपायरी तो फिर हिंदुत्व कार्ड की मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या बंगाल में ऐसे हालात हैं? नहीं, एक्सपायरी तब होती है जब ममता बनर्जी के बरक्स कोई बंगाली अस्मिता वाला नेता भारतीय जनता पार्टी के अंदर पैदा हो जाए, तब होती है काउंटर एक्सपायरी जो है। अब दिक्कत, जैसे बिहार में लालू और नीतीश समानांतर नेता हो गए तो बिहारी अस्मिता का फायदा लालू को नहीं मिलता, वो नीतीश कुमार भी उठा लेते हैं। तो ये हमेशा होता है। ममता, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की समस्या क्या है पश्चिम बंगाल में, संगठन वगैरह की जो समस्या वो तो अपनी जगह होगी, वो सब चलता रहता है। वो हमेशा पूरे चुनाव को हिंदू मुस्लिम पे ले जाती है, जबकि उसको ममता बनर्जी के शासन की जो कमियां हैं, एंटी इनकम्बेंसी है, जो कुशासन है, या जो भ्रष्टाचार, जो भी मुद्दे, गवर्नेंस के मुद्दे पर अगर वो लड़ेगी चुनाव तो ज्यादा बेहतर। लेकिन वो हमेशा पोलराइजेशन जो है वो 2 बार पोलराइजेशन उसकी फेल हो चुकी है। एक शॉर्ट कमेंट बात प्लीज। नहीं, मुझे लगता है कि जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी की रणनीति देख रहे हैं, विशुद्ध रूप से बंगाल को बर्बाद कर दिया। आंकड़े निकाल कर दे रहे हैं कि इंडस्ट्रीज किस साल कहां चली गई, कैसे सिंडिकेट क्लब काम कर रहा है, कैसे तृणमूल कांग्रेस के कार्यालय से सारी वसूली होती है, इस पर फोकस रहता है। हिंदू मुसलमान की जहां तक बात है, बांग्लादेशी घुसपैठियों के पक्ष में ममता जी खड़ी होंगी तो ये मुद्दा बनेगा। अब जिसको मान लीजिए कौन हिंदू कर रहा है कौन मुसलमान कर रहा है।